अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी। अच्छा जी। C FAP 4 SBF का इंट्रो सेशन शुरू करने जा रहे हैं जी। September 26, December 26 या June 27 अगर आपकी अटेम्प्ट है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल रेलेवेंट है। वालेकुम सलाम फैजान। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बात को। आज का एजेंडा क्या है, पहले जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एजेंडा है कि थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा भाई, पहले कि आप किससे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। और इसके बाद इंट्रोडक्शन SBF जो हमारा पेपर है इसका क्या सिनेरियो है, इसमें क्या बातें हैं, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो कैसे हेल्पफुल हैं आपके लिए सितंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, और नई स्कीम को देखते हुए किस तरह से हमने चीज़ों को जो है चेंज रखा हुआ है और अप टू डेट रखा हुआ है। आप नया जो स्कीम आई है उसमें कोई अगर चेंज है तो बताएं। और अगर ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या हमें कोई अलग से करने की ज़रूरत है, कुछ लोग कैफ के बाद डायरेक्टली CFAP में आ रहे होते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट टाइम होता है, तो किन बातों का उनको ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल नहीं रखना है, इस पे बात होगी। मेन टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं जी, कितने टॉपिक ऐसे हैं जो कैफ 6 MFA, कैफ 6 MFA था जो कैफ 7 हो गया BIA, वहां से आए हैं, और कितने टॉपिक ऐसे हैं जो नए हैं, और जो कैफ 6 MFA से आए हैं उनकी क्या वेटेज है, उनकी क्या वजन है, उनका क्या रोल है, उनका कितना परसेंट कवरेज है यहाँ पे। ठीक है, ये हम देखेंगे। फिर रियल एग्जाम्पल से कितना कनेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारा SBF बहुत प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत ही प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है जी। तो खैर, अच्छा March 27 अटेम्प्ट भी है, कैसे ऑब्वियस है 2027 ऑब्वियसली, जून हो दिसंबर हो मार्च हो, एक ही बात है। अवर अप्रोच एंड टॉपिक सीक्वेंस, हमारी अप्रोच क्या होगी, हाउ वी इंश्योर के हमारी जो अप्रोच है वो हमें पेपर में पहली अटेम्प्ट में पास करने में हेल्पफुल हो। और टॉपिक की सीक्वेंस हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली कुछ लोगों को टॉपिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए क्योंकि कैफ 6 या कैफ 7 आपने पढ़ा हुआ है। बहरहाल टॉपिक की सीक्वेंस में आपको एक लॉजिकल शेड कर दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड उसके बाद डूज एंड डोंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये वो एरिया है जो अक्सर बच्चे जब पेपर पास नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली वहां पे मैं उनसे डिस्कस कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, डूज एंड डोंट्स को। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स बेटर कि हम अभी से ही इसको जो है वो क्या कहते हैं डिस्कस कर लें, ताकि ये है कि प्रॉब्लम हमें ना हो। ठीक है जी, बात समझ आ रही, क्लियर है बात हमें। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं बात को। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। एक्सेल पे बात करेंगे कि कब कैजम क्या है और वो क्या है। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। दो तरह की मैं अपने बारे में बताता हूँ। पहले मैं ज़रा अपना एकेडमिक्स बता देता हूँ, प्रोफेशनल बता देता हूँ। ठीक है जी, 2006 में मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट किया, सऊद तारिक मेरा नाम है जी। ठीक है, 2008 में मैंने अपना A लेवल्स कंप्लीट किया था बिकानाउस से। उसके बाद मैंने 2010 में अपना ACCA भी कंप्लीट कर लिया था। पहले मैंने ACCA कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद फिर मैं CA में आया। और 2011 में मैंने KPMG ज्वाइन कर ली एज अ आर्टिकलशिप। ठीक है जी, एज अ आर्टिकलशिप मैंने जो है वो KPMG ज्वाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2011 के बाद 2014 के एंड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है CA क्वालिफाई हो गया। जैसे ही मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई मैं क्वालिफाई हुआ और ACA हो गया। और 2017 में मैंने जो है क्या कहते हैं KPMG छोड़ दी, आफ्टर सर्विंग क्या कहते हैं 6.5 ईयर्स ऑलमोस्ट। मैनेजरियल लेवल पे था मैं 2014 के बाद से। और 2018 में मैंने कुछ टाइम इंडस्ट्री में काम किया और 2018 में अपनी एक फर्म शुरू कर दी, इसका नाम है ST&Co। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2026 हो गया है और मैं ST&Co के प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारी सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसमें अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, इंटरनल ऑडिट है, ठीक है जी, एडवाइजरी है, कंसल्टेंसी है। ठीक है जी, ये सारी सर्विसेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से दी जाती हैं। अच्छा, टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो टीचिंग से बहुत पुराना रिश्ता है जी। 2005 जब मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट भी नहीं किया था, तब मैंने O लेवल्स का पेपर होता था पाक स्टडीज, वो पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो 2005 से लेके अगर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बात करूं 2014, ये दिखने को तो छोटा सा टाइम टाइम है मगर ये 9 साल का अर्सा बनता है। इन 9 ईयर्स में मैंने जो है वो O लेवल्स पढ़ाया, मुख्तलिफ पेपर्स, A लेवल्स के बहुत सारे पेपर्स पढ़ाए, ACCA के काफ़ी सारे पेपर्स पढ़ाए। और क्योंकि मैं खुद जो चीज़ करता था वो पढ़ाना शुरू कर दिया करता था, मैंने एक अपने ठान ली थी कि यार ऐसा पढ़ो कि आप अगले ही अटेम्प्ट में वो चीज़ किसी को भी पढ़ा सको।
ठीक है जी। तो मैं ये सोच से पढ़ता था, अल्लाह का शुक्र है इससे मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो जाती थी और ऑब्वियस ही बात है टीचिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाते थे। और मैंने कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स वगैरह भी पढ़ाया एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो ये 9 सालों में मैंने ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई थी, और बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। ऐसे पढ़ाई थी कि मैं आर्टिकलशिप के दौरान भी पढ़ाता था और अल्लाह ताला टाइम निकलवा दिया करते थे। सीए फाइनल के पेपर के दौरान भी पढ़ाता था। मुझे याद है मेरी मॉड्यूल ई की अटैम्प्ट थी, मेरी मॉड्यूल एफ की अटैम्प्ट थी, और मुझे याद है जून अटैम्प्ट थी मेरी मॉड्यूल एफ की, और जून अटैम्प्ट में ही ओ लेवल्स और ए लेवल्स के पेपर होते हैं। तो अल्लाह ताला ने मैनेज कराया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें जो हैं खैर आफियत से निमट गई। 2014 वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई टीचिंग करियर। ठीक है जी। वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने सीए की टीचिंग स्टार्ट करी। और सीए की टीचिंग स्टार्ट मैंने कहाँ से की? तो वो मैंने की मॉड्यूल एफ, एक ज़माने में होता था, आई डोंट नो आपको लोगों को पता है, पहले 6 मॉड्यूल होते थे, ABCDEF। तो उसका एक पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये वो वाला मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं जो कैफ में आ गया है, वो पहले सबसे खतरनाक पेपर होता था, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर होता था एक ज़माने में। इसको मैक कहा जाता था। इसमें कोई रात बच्चे पास नहीं होते थे। तो मैंने कहा यार यही पेपर पढ़ाना शुरू करते हैं। 2014 में आई स्टार्टेड टीचिंग सीए फाइनल्स। मैंने सीए फाइनल का मॉड्यूल एफ का एक पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू किया, जो कि अब कैफ में चला गया और उसका लेवल बिल्कुल कम हो गया। फिर उसके बाद 2014 के बाद 2016 में मैंने BFD पढ़ाना शुरू किया, C54। ठीक है जी। पहले मैं लिमिटेड पढ़ाता था। फिर 2016 में ही आई गेस मैंने कैफ पढ़ाना शुरू किया, कैफ का कॉस्टिंग। ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ तो मैंने फिर 2021 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 में MSA2 पढ़ाना शुरू किया। ठीक है जी। 2021 में ही मैंने कैफ 6 MFA, जो कि अब BIA हो गया है, वो पढ़ाना शुरू किया। फिर 2022 में आई गेस हमने जो है C-FAB3 SPM पढ़ाना शुरू किया, पुराना वाला जो था। अभी तो सस्टेनेबिलिटी आ गया। तो आज अगर मैं बात करूँ 2026 में, तो आज मेरे पास अलहमदिल्ला C-FAB4 है, ये मैं पूरा 100% पढ़ाता हूँ। कैफ 5 है, कैफ 7 है। ठीक है। ये 3 पेपर मेरे 100% होते हैं। इसके अलावा मैं SCS स्ट्रेटेजिक केस स्टडी, जो कि MSA2 हुआ करता था, अब केस स्टडी हो गया वो। ठीक है। ये और C-FAB3 पुराना वाला, अभी नए वाले C-FAB3 को हमने नहीं किया। ये मेरा 1/3 होता है। ये सर फुरकान के साथ हम शेयर कर रहे होते हैं, और ये सर हाफिज अलीफ के साथ। तो कहने का मतलब है कि सीए फाइनल से टीचिंग का सिलसिला बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ओवरऑल अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 2005 से लेकर 2026, मुझे तकरीबन 21 साल हो गए ऑलमोस्ट पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है। जो मेरी ज़िंदगी है उसका आधे ज़्यादा हिस्सा जो है टीचिंग में गुजर चुका है। ठीक है जी। मैंने बचपन से ही पढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। और टीचिंग करने की एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, बहुत बड़ी वजह वो ये है, पैशन। ठीक है जी। प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। ठीक है। और आप देखें मैं कंटिन्यूसली, मैंने आई डोंट थिंक कि मैंने कहीं टीचिंग में ऐसा किया हो कि पेपर आए हो तो मैंने छोड़ दी हो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं यार, जब एक पढ़ाना है, जिम्मेदारी है, तो फिर आपको मैनेज करना चाहिए, एंड हालात से रह के, हालात से फाइट करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो ये बात हो गई मेरी थोड़ी सी। अब मैं ज़रा बात करता हूँ SBF की। अच्छा, SBF के लिए बिल्कुल दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है आयशा, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग तो मुझसे सितंबर अटेम्प्ट के बारे में बातें कर रहे हैं कि सर मुझे 3 महीने में करा दे। तो उसमें मैं बात करूंगा, जो लोग सितंबर में देने में इंटरेस्टेड है उनको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसमें मैं आगे की बात करूंगा। मगर ये 6 महीने का कोर्स है। अच्छा, इसका मैं बस एक चीज़ बता दूं, जो आपने पीयू के सवाल किया, तो मैं आपके सवाल को चाह रहा हूँ पहले इंटरटेन कर लूँ। ये आप अगर नोट करें, मैंने स्क्रीन पे ना एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारी लेक्चर कंट्रोल शीट है। आई डोंट नो ये आपके पास मेरे ख्याल से अपेयर हो रही होगी, थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज कर लेता हूँ। ये मैंने पूरा प्लानर जो है ना ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिया है। अच्छा, आप में से कोई लोग अगर मेरे ग्रुप में नहीं है तो मैं ये नंबर शेयर कर रहा हूँ अपना, मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा। तो अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो वो मुझे इस नंबर में मैसेज कर सकता है। मैं आपको जो है वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जो भी चीज़ें होंगी वो फिर आपको जो है वहाँ से मिल जाएंगी। और एक और काम भी कर लेते हैं, जो लोग लाइव में आए हुए हैं अगर, सही है, और वो भी ग्रुप में नहीं है अगर, मिसाल के तौर पे, तो मैं आपको जो है ना चैट पे वो लिंक शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप का। ठीक है। तो आप काइंडली इस लिंक के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखें, चेक करें, आपके पास शायद मेरा लिंक आ गया है सबके पास। ठीक है। तो जो लोग ग्रुप पे नहीं है, और कोई अगर बाद में वीडियो रेफर कर रहा होगा रिकॉर्डिंग वगैरह से, तो उसको चाहिए मुझे मैसेज कर दे, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। नंबर नोट मेरा कर लीजिए। अच्छा जी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये सिर्फ बीच में एक बात आ रही है, ये बस मैं आगे भी करनी। 13 जून यानी कि आज से लेके, आज 13 जून है, संडे सैटरडे वाले दिन कोई आज से भी शुरू करे ना,
और ये पूरे हमारे लेक्चर्स की पूरी वो चल रही है कि कौन सा लेक्चर किसके दिन कवर करना है। हफ्ते में 5 दिन लेक्चर कवर करने हैं आपने। कौन कौन से दिन है हफ्ते के? मंडे है, वेडनेसडे है, ट्यूसडे को आपको हमने छुट्टी दी हुई है, ऑनलाइन में भी छुट्टी है देखें। थर्सडे है, ठीक है, मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, सही है, ये देखें, सही है। तो ये हमने आपको जो है ना क्या कहते हैं पूरा एक प्लानर बना के दिया हुआ है। इस प्लानर को आप फॉलो करोगे ना तो आपका बहुत आसानी से कोर्स जो है वो पूरा हो जाएगा। कब तक ये आपका हो जाएगा जी? कितने पहले पहले हो जाएगा, बल्कि 6 दिन है सॉरी हफ्ते में, तो आपका 1.5 महीने पहले ऑलमोस्ट हो जाएगा, 23 अक्टूबर को। सही है, 23 अक्टूबर को। थोड़ा सा आप हफ्ते में 5 दिन लेंगे तो हमारा प्लानर थोड़ा और कंजर्वेटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा, थोड़ा लीनियंट हो जाएगा। फिर वो नवंबर के फर्स्ट वीक में जा रहा होगा। तो बिल्कुल अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आपका कोर्स इंशाल्लाह 23 अक्टूबर तक बगैर किसी परेशानी के ख़त्म हो सकता है। और 23 अक्टूबर को ख़त्म करने का मतलब है आपका इतना ज़्यादा टाइम होगा किस चीज़ के लिए? रिवीजन, पास्ट पेपर वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है जी। अच्छा, हम वापस चलते हैं। अच्छा, कहाँ थे हम? ये हम आ गए जी, इंट्रोडक्शन ऑफ एसबीएफ। अच्छा, एसबीएफ के बारे में जल्दी से मुझे बता दें, आपने क्या सुना है? जल्दी जल्दी बता दें, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें जी। लो लो लाइव में आते हैं। उनको पता है चैट के थ्रू पार्टिसिपेशन जो है वो मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज करता हूँ जी। आपने क्या सुना है? आसान है, मुश्किल है? ठीक है फैजान, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ हमारी अप्रोच क्या है। आपने कहीं और से अगर एमएफए और सीएमए पढ़ा है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। आपको हम इस तरह से पढ़ाएंगे, जीरो से पढ़ाते हैं हम ना, ठीक है। तो वो मैं आगे अपनी अप्रोच से बात करता हूँ। ये आपने अच्छा सवाल किया, इसको बिल्कुल मैं एड्रेस करूंगा फिलहाल। अच्छा, क्या कह रहे हैं जी? शुएब नवाज क्या कह रहे हैं? आगना कह रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर है। उमर कह रहे हैं टेक्निकल पेपर है। हमाद कह रहे हैं स्ट्रेटजिक बिजनेस फाइनेंस है, ये आपको पता है खाली। और सैफुल्ला रिजवान कह रहे हैं पीक एडवांस फॉर्म है एमएफए की। शाजिब कह रहे हैं बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है। हमाद कह रहे हैं मुश्किल है। मेरा मैसेज आप पढ़ रहे हैं शुएब, बिल्कुल आपका मैसेज हम पढ़ रहे हैं। शॉर्ट सिलेबस बट टफ, नहीं शुभान उल्टा कह रहे हो आप। शॉर्ट सिलेबस बट टफ को उल्टा कर दो। सिलेबस थोड़ा शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और टफ नहीं है, ये आसान है। प्रैक्टिकल पेपर है, आगना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमाद कह रहे हैं यूज इन बिजनेस डिसीजन। किंजा कह रहे हैं मॉडरेट सिलेबस बट टेक्निकल, ठीक है जी। उसामा यहिया कह रहे हैं लेंदी है, सही है, बिल्कुल सही है। आपने मुझसे कॉस्टिंग पढ़ा है पहले शुएब, तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, जबरदस्त हो गई शुएब, आपको तो फिर हमारी सारी अप्रोच पता है। अवैध कह रहे हैं टेक्निकल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी मच प्रैक्टिकल। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से देखो, मैं बीइंग अ टीचर बोलूंगा तो आप बोलोगे सर आप तो टीचर हो, आप तो ऐसी बातें करोगे ना यार। तो वैसे मैं बता दूं सीरियसली स्पीकिंग, ये आसान मेरे लिए तो आसान है, बट मैं इसको मॉडरेट कहूंगा सीरियसली, और मैं इसको प्रूव भी करूंगा कि क्यों मॉडरेट है। बिल्कुल, मतलब इस वजह से इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। मॉडरेट पेपर है, मैं भी बताता हूँ कैसे। दूसरा, इसके अंदर एक चीज ये कि कैलकुलेशन भी है और थ्योरी भी है। अब आप बोलो कैलकुलेशन कितनी है और थ्योरी कितनी है, तो वैसे तो मैं कहूंगा कि इसका कुछ 70-30 का रेशियो है वैसे, यानी कि 70% कैलकुलेशन 30% थ्योरी। मगर जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं, मे बी आगे जाके ये 60-40 हो जाए, और मे बी और आगे जाके कभी जिंदगी में ये 50-50 भी हो जाए। 50-50 समझते हैं कि आधा कैलकुलेशन आधा थ्योरी, ये कभी होगा, कब होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। हो जाएगी शुएब, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाएगी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, खैर। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यार मेरे पास मेजोरिटी जितने लोग मुझसे पढ़ रहे हैं ना बीएफडी, आज नहीं पहले भी, आप फीडबैक जरूर लीजिएगा उन लोगों से जिन्होंने मुझसे पढ़ा हो। आप उनसे पूछेंगे 90% आवाम वो होती है जो मुझसे कैफ में नहीं पढ़ रही होती, क्योंकि मेरा कैफ पे ज़्यादा फोकस नहीं है। मेरा ज़्यादा फोकस है ही सीए फाइनल, ठीक है। मैं सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को ही लेके चलता हूँ ज़्यादातर। कैफ बिल्कुल मैं ऑफर करता हूँ, मगर मेरा कैफ पे फोकस नहीं। तो आप में से अगर कोई ऐसा ये सोच रहा हो कि यार मैंने तो सर साउथ से कैफ में कुछ नहीं पढ़ा हुआ और मैं आगे बीएफडी में आ रहा हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीएफडी में कैफ की रिपीट हो रही हैं, तो क्या होगा? तो इसका जवाब आगे भी मिल जाएगा, और मैं अभी से भी दे दूं कि इसमें टेंशन की बात नहीं है। आप अकेले अकेले नहीं हो। आज से पिछली जो हमारी बैचेस गुजरे हैं, कौमें गुजरी हैं, ठीक है ना, पिछला बैच हो गया या उससे पिछला बैच हो गया या उससे भी पिछला बैच हो गया, आप सबसे फीडबैक किसी से भी ले सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारी एक खास बात है कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम एज्यूम करते हैं आपको कुछ नहीं आता, भले आप ब्रिलियंट बच्चे हो या आप बिल्कुल ही एवरेज बच्चे हो या बिलो एवरेज बच्चे हो, हम एज्यूम करते हैं आपको कुछ नहीं आता, बिलो एवरेज हो। और आहिस्ता आहिस्ता बेस पे बना के काम किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बेस जितनी स्ट्रांग होती है इतना काम करना आसान होता है। तो ये बात मैं अप्रोच में इंशाल्लाह कर दूंगा। अच्छा, थ्योरी 30 मार्क्स की थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, मगर ये ध्यान में रखिएगा ये 30 मार्क्स से थ्योरी बढ़ सकती है। ये कल को 40 मार्क्स की भी आ सकती है, कुछ पेपरों में आई है, और ये 50 मार्क्स तक की भी आ सकती है किसी के टाइम में, ठीक है। तो थ्योरी को हमें रिस्पेक्ट देनी होगी, खैर।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि इसमें कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग है। कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग का क्या मतलब होता है कि टॉपिक वन टॉपिक टू को हेल्प करेगा, टॉपिक टू टॉपिक थ्री को हेल्प करेगा, टॉपिक थ्री टॉपिक फोर को हेल्प करेगा, और चारों टॉपिक मिलकर टॉपिक फाइव को हेल्प करेंगे। ठीक है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग के अलावा हम समझते हैं इसमें रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, ये वो एरिया है जहाँ बच्चे नहीं करते। बच्चे कहते हैं कॉन्सेप्ट मिल जाए हमें, प्रैक्टिस को रहने दें। सर आप अपने लेक्चर भी छोटे कर दें, हमें प्रैक्टिस हम खुद कर लेंगे। तो भाई खुद तो आपने कुछ नहीं किया। एक ज़माना होता था मैं होमवर्क के क्वेश्चन नहीं कराता था क्लास में, सही है, एक ज़माने में। और मैं होमवर्क के क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क में दे दिया करता था, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। फिर मैंने नोट किया कि मैं जो होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो वो बच्चे कर ही नहीं रहे सॉल्व। मैंने बच्चों से पूछा, फीडबैक लिया, मैंने कहा यार आप लोग क्यों नहीं करते? बोला सर हमारे पास टाइम ही नहीं है, इतने पेपर होते हैं, इतनी मसरूफियत होती है, और सीए फाइनल के स्टूडेंट के पास शौक होता है, फर्म का प्रेशर है, फर्म की हालत आपके सामने है, फर्म हायरिंग कर नहीं रही, कम बच्चों से ज्यादा काम करा रही है, आजकल वर्कलोड बढ़े जा रहा है, सैटरडे संडे लोगों का ऑन हो गया है, छुट्टियां लोगों को टाइम पे मिल नहीं रही हैं। तो सर उन्होंने बच्चे कहने लगे सर इतने बुरे हालात में आप मुझे हमें खुद बताएं कि हम कैसे करें होमवर्क के क्वेश्चन। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा उन होमवर्क क्वेश्चन की छांटी की, और जो बहुत ही जरूरी सवाल थे वो मैंने क्लास में ही कराने शुरू कर दिए। तो कहने का मतलब है कि यार जो मैंने एक चीज नोट की है कि टीचर ने आपको जो करा दिया ना, आप उसको तो रिलीजियसली देखते हो, आप कहते हो यार ये सवाल सर टीचर ने कराया, ये तो लाजमी कर लो। मगर जो सवाल टीचर नहीं करा रहा, या आप पे छोड़ रहा है, या वो कह रहे हैं यार आप खुद कर लेना क्योंकि इसमें जो है ना आप कर सकते हो, वो बच्चा नहीं करता। हालांकि जरूरी होता है, जब भी टीचर कह रहे हैं ना, अगर जरूरी नहीं हो तो टीचर क्यों बोले आपको कि यार होमवर्क में कर लो? टीचर बोलेगा छोड़ो यार, टाइम क्यों जाया करो, कहीं और इस्तेमाल कर लेना, किसी और टॉपिक में इस्तेमाल करना। तो कहने का मतलब है ये पेपर प्रैक्टिस वाला पेपर, ये आज आप अपने जहन में बिठा लो कि यार मुझे प्रैक्टिस करनी है, खाली कॉन्सेप्ट की बेस पे मैं पेपर पास नहीं कर सकूंगा। ठीक है, 40-50 घंटे के मैं कंटेंट को पढ़ लूँ और पेपर पास कर लूँ तो यार डिफिकल्ट होगा। आप 40-50 घंटे के कंटेंट से अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, मगर 150-200 घंटे की आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है, जो कि ऑब्वियसली हम उसको ट्रिम कर लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 180 आवर्स का हमारा कोर्स है, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, शुएब, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। आपको नजर आ जाएगा अभी कंट्रोल शीट में कि अभी जैसे एक टॉपिक है मर्जर इक्वेशन, वो मैंने 8 घंटे में वर्कशॉप में सारा कॉन्सेप्ट करा दिया, सारे कॉन्सेप्ट 8 घंटे में। मगर अगर मैं नॉर्मल लेक्चर में देखोगे तो वो 8 घंटे की चीज़ सर हमारे नॉर्मल लेक्चर में 40 घंटे में हो रही होती है। क्योंकि 40 घंटे में 32 घंटे क्या चीज़ है, 32 घंटे प्रैक्टिस है। तो आप देखो कितनी प्रैक्टिस हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको कराएं, ताकि आप पेपर में जाओ तो आपको वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम परेशानी कोई दिक्कत ना हो। अभी इस बार जो बच्चों ने पेपर में बैठे हैं माशाल्लाह, आप फीडबैक लीजिएगा, बहुत मजा मजा आया बच्चों को, बहुत मजा आया। बच्चे कहने लगे कि यार लग रहा था पेपर आसान है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज अभी किसी ने कही थी, मैं उसी को आगे लेके चलूंगा। देखो यार, कोर्स इज लेंदी, कभी कभार पेपर भी लेंदी आ जाता है, कभी कभार। ठीक है, मेरी बात को सुनना। मगर मगर इजी टू पास। इजी टू पास क्यों है? जो मैंने कहा ना, ओवरऑल पेपर मॉडरेट है। ओवरऑल पेपर मॉडरेट है। ये मॉडरेट कैसे, मैं आपको प्रूफ दूंगा, सबूत दूंगा, कोई बात मैं बगैर सबूत के नहीं करूंगा। ठीक है ना, कोई बात मैं बगैर सबूत के नहीं करूंगा। खैर, तो कोर्स इज लेंदी, पेपर इज लेंदी, बट इजी टू पास, ये भी टॉपिक इसके बारे में। आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इट रिक्वायर्स टू थिंग्स। इसमें दो स्किल्स चाहिए आपको। कौन कौन से? एक इसमें चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब क्या है? रीडिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नॉवेल शॉवेल पढ़ने शुरू कर देना, रीडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ग्रामर की क्लास नहीं है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लिटरेचर की क्लास नहीं है। बेसिक इंग्लिश यार, मतलब रीडिंग आपकी तगड़ी होनी चाहिए। कैसे रीडिंग तगड़ी करनी है मैं करा दूंगा। और दूसरी जो स्किल होना चाहिए वो है मैथ्स। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपको कहूंगा ये वाली मैथ्स नहीं चाहिए कि आप बोलो कि जी मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो वाली मैथ्स नहीं चाहिए। वो वाली मैथ्स नहीं चाहिए, बेसिक अर्थमेटिक और अलजेब्रा बस। ठीक है ना, बेसिक मैथ्स चाहिए। अच्छा, अब आप बोलो सर मैं तो मैथ्स में वीक हूँ, मेरी तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो आप टेंशन ना लो, ये दो चीज़ें भी हमारे अपने लेक्चर्स में कवर। ठीक है, आपका टीचर आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए। जहां मैं एक डायलॉग यूज करूंगा लेक्चर के दौरान कि जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपका मैथ्स का टीचर बन जाऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपका मैथ्स का टीचर बन जाऊंगा, यानी कि मैथ्स के तरीके से आपको समझा दूंगा सवाल। कुछ सवाल ऐसे होते हैं मैथ्स ज्यादा होती है, BFD SBF कम होता है।
ठीक है ना। तो खैर कोई मसला नहीं, वहां पे हम आपके मैथ्स के टीचर बन जाएंगे, एंड सेम फॉर इंग्लिश एज वेल। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ रही है, मगर ये पहले दिन जहन में आ जाए। मगर ये नेगेटिव नहीं जाइएगा कि मेरी मैथ्स वीक है तो क्या मैं पेपर पास नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हो। आपसे पहले इतने सारे लोग गुजर चुके हैं जिनकी मैथ्स वीक थी, माशाल्लाह पास कर गए। ठीक है जी। तो इस टॉपिक के, अच्छा मॉडरेट पेपर क्यों है सर, आपने सबूत नहीं दिया। आपको पता है इसका पासिंग परसेंटेज क्या है? कैन एनीवन टेल मी इसका पासिंग परसेंटेज कितना है? मेरे पास पूरा एक एनालिसिस बना हुआ है अटेम्प्ट वाइज, मगर मैं बहरहाल अभी फिलहाल डिटेल में बात नहीं करूंगा, टाइम लिमिटेड है हमारे पास। इसका पासिंग परसेंटेज को बता सकते हैं कितने परसेंट है? एनीवन? एनीवन? नहीं नहीं भाई, इतना भी नहीं है। एचपी कह रहे हैं 40% है यार, 40% नहीं है, थोड़ा कम कर लो। हमाद कह रहे हैं 20 से 30 है, नहीं। फायदा वासिफ सही कह रहे हैं कुछ हद तक, 25 से 35। शुएब नवाज 33 है, आपने किसी एग्जामिनर कमेंट को पढ़ लिया है। एवरेज आकिब कह रहे हैं 30 है। अच्छा मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही कहा शुएब नवाज ने। आयशा सही कह रहे हैं 25 से 33। एवरेज इसका अगर मैं आपको बताऊं पासिंग परसेंटेज, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ पेपर ये मॉडरेट है। और ये लास्ट अटेम्प्ट में भी यही हुआ, बच्चों ने बड़े बातें की, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। इसका पासिंग परसेंटेज आप देखो, 30% से लेके 35% तक के दरमियान चलता है। अगर मैं एवरेज निकाल लूँ चलो, तो 33%। 33% का मतलब है कि एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है, यानी कि एक बहुत बेहतर पासिंग परसेंटेज है। आप इसको कंपेयर कर लें, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट लॉ से कंपेयर कर लें। मैं सीरियस बता रहा हूँ, एवरेज 33 है, कभी 32 हो जाता है, कभी 31 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है। आप इसे कॉर्पोरेट लॉ से कर लें कंपेयर, कॉर्पोरेट लॉ या ऑडिट या टैक्स या इनफैक्ट एफएफआर से भी कंपेयर कर लें, तो आपको लगेगा हाँ यार ये पेपर मुनासिब है। और एक अच्छी बात मैं बताऊं, इसमें वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी पासिंग रेशो 20 हो गया, कभी 35 हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको तकरीबन पैटर्न नजर आएगा, 30, 33, 32, 34। मतलब आप देख रहे हो कोई इतना बड़ा वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब पेपर का एक पैटर्न सेट हुआ हुआ है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। आगे का मैं कुछ नहीं कहता था, गारंटी नहीं है, मगर पेपर का पैटर्न सेट हुआ हुआ है। दो वजह से मैं कहूंगा मॉडरेट है। एक तो पेपर का पैटर्न सेट हुआ हुआ है, पता है 5 सवाल में से 4 सवाल कौन से टॉपिक से आएंगे, पता है, मैं भी बता दूंगा, पता है, पहले से पता है। ठीक है, एक सवाल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आएगा, एक वैक से आएगा, एक मर्जर्स एक्विजिशन से आएगा, एक फॉरेक्स से आएगा, ये पैटर्न सेट है। पांचवें सवाल में थोड़ा सा होता है कि 5 सवाल आते हैं पेपर में, तो पांचवा सवाल कहाँ से आएगा, तो पांचवा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। वो भी मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। अब इतना आपको 80% पता चल गया, गैस लग गया आपका 80%, तो 20% तो यार आप कुछ भी कर सकते हो, वो भी आइडिया हो जाता है कुछ अटेम्प्ट को देख के कौन सा टॉपिक पांचवें सवाल में फिक्स हो सकता है और जो काफी टाइम से नहीं आया। तो माई पॉइंट इज, एक तो पेपर पैटर्न सेट है, दूसरा इसका पासिंग परसेंटेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर पेपर। मगर एक बुरी न्यूज भी है। एक बुरी न्यूज क्या है? 33% का मतलब क्या बनता है? 1/3 बनता है। 1/3 का मतलब क्या है कि अगर 100 बच्चे इस लाइव सेशन में आए हुए हैं, अगर अगर तो 100 में से कितने लोग पास हो सकेंगे? हर तीसरा बंदा पास होगा। हर एक बंदा पास होगा तो दो बंदे फेल होंगे, फिर एक बंदा पास होगा तो दो बंदे फेल होंगे। अनफॉर्चुनेटली 33% का मतलब ये नहीं है कि 100% है। यानी कि आपको मेहनत तो करनी होगी। तो सर मेहनत तो हर पेपर में करनी होती, नहीं। कुछ पेपर में ऐसा होता है आप मेहनत बहुत करते हो, फिर भी पेपर पास नहीं होता। ऐसा है, नहीं है कोई पेपर ऐसा है कभी जिंदगी में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत जान मारी है, कभी सीनियर सुनाओ यार मैंने तो बहुत मेहनत कर ली मगर ये पेपर निकल के ही नहीं देता। कैसे पेपर होते हैं कुछ। मैं नाम नहीं लूंगा किसी पेपर का यार, सही है ना, हर पेपर रिस्पेक्टेबल है। जो लोग मुझे बता रहे हैं चैट में, मैं एग्री कर सकता हूँ बिल्कुल, ये पेपर के बारे में तो ऐसा है। और मगर कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिंदगी में जिसमें आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाते हो, दिक्कत नहीं होती। कैफ में एक पेपर होता था एमएफए। एमएफए की अच्छी बात ये थी, कैफ 6 एमएफए, ये जो कि अब बीआईए हो गया है, उसकी अच्छी बात ये थी कि उसमें आप अगर मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। उसका पासिंग परसेंटेज तो 45-50 था, 50 के करीब था। ऐसा है नहीं है? ऐसा है नहीं है? मुझे बताओ, जवाब दो ईमानदारी से। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि भैया इस पेपर के बारे में अच्छी बात ये, आप पढ़ोगे, इन बातों का ख्याल रखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पेपर निकलेगा। ठीक है जी। तो भैया ब्रेन से निकालने, टफ पेपर नहीं है, कॉम्प्लेक्स पेपर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं आपके कॉन्सेप्ट पे ठीक ठाक काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे पता है कॉन्सेप्ट के बगैर, कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया, गेम आसान है, गेम आसान है।
अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा कि भाई ऐसा एक्सेप्शनली हो सकता है कि आप मेहनत करो फिर भी पास ना हो, मगर मेजोरिटी चांस ऐसा है क्योंकि आप पासिंग परसेंटेज चेक करो ना, इतना बेहतर पासिंग परसेंटेज है, तो वो इटसेल्फ बता रहा है कि यार मेहनत करोगे तो आई कैप कह रहे हैं मैं आपको पास कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना। खैर, अच्छा, कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस पे हम आगे जाके मजीद बात कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाए जल्दी से भाई, लेक्चर्स में डिफरेंट हमने क्या रखा हुआ है। जी अब्दुल वहाब, इस पे बात करनी है कि डिफरेंट क्या है जी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा यार, मेरा आपसे जो ताल्लुक है ना वो लेक्चर्स की हद तक नहीं है खाली। ठीक है, आप ये नहीं समझिएगा कि आपको जो टीचर ने सिर्फ लेक्चर दे दिए तो बरियो जिम्मा हो जाएगा, नहीं। हमारा आपसे ताल्लुक जो है वो लेक्चर्स की हद तक नहीं है। लेक्चर्स तो एक पार्ट, लेक्चर्स तो एक पार्ट है, लेक्चर्स के अलावा आपको क्या हमारे पास एक्स्ट्रा मिलेगा, लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस, इनफ प्रैक्टिस कराई जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप लेक्चर्स लोगे, उसी में प्रैक्टिस हो रही होगी साथ साथ। ठीक है, फिर इसके अलावा थ्योरी। अब्दुल वहाब, आपने थ्योरी की बात की ना, थ्योरी। ठीक है, यार मसला ये है कि मैं इस कंटेंट को छोटा नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैंने लेक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट भी देना है, मैंने लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस भी करानी है, मैंने लेक्चर के अंदर थ्योरी भी करवानी है, मैंने लेक्चर्स के अंदर पुराने ओल्ड आई कैप के पॉसिबल भी कराने हैं, मैंने आपको रीसेंट अटेम्प्ट भी करानी है, मैंने आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस भी करानी है। अब आपने, अगर आपको, मैंने ये सारी चीजें मैंने करानी है, मैं आपके जिम्मे रख ही नहीं रहा, मैं आप पे छोड़ ही नहीं रहा। मुझे पता है आप बिजी हो, मुझे पता है आप मसरूफ हो, मुझे पता है आप परेशान हो, मुझे पता है आपको जो है ना टाइम का मसला है, तो मैं इसीलिए एक पेन ले रहा हूँ कि यार ठीक है ठीक है मैं ही करा देता हूँ। थ्योरी किस तरह की आती है मैं आपको बताऊंगा, पूरा प्रॉपर हैंड आउट बना हुआ है हमारा, जबरदस्त पूरी अप्रोच बनी हुई है। ठीक है ना। तो सेल्फ एफर्ट आपको करनी होगी, कहाँ करनी होगी? रिवीजन में। रिवीजन में ये होगा इंशाल्लाह कि कंटेंट वाइज आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमारी किताब मौजूद है प्रॉपर जी, मैं आगे अप्रोच में ही बात करूँ। आपको इंशाल्लाह उस किताब के बाद कहीं भी नहीं जाना होगा, ना आईकैप की बुक पढ़नी होगी ना आईकैप की किट पढ़नी होगी, वो आप देखोगे भी तो आप बोलोगे ये तो बहुत बेसिक है। आईकैप का लेवल थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, आपको खुद से कोई छांटने की जरूरत नहीं है, छांटने की जरूरत नहीं है। सही है। शुएब नवाज, आपको डेमो लेक्चर का लिंक ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां पे आप देख लो लेक्चर हम किस तरह चला रहे हैं, बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हम, इसी तरह स्क्रीन पे पढ़ाते हैं। सही है ना, पेन वाली स्क्रीन। मगर देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, 182 आवर्स का कोर्स तो है, मगर आप ये देख रहे हैं उस कोर्स के अंदर आपको कितनी सारी चीजें मिल रही हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहे, कॉन्सेप्ट तो छोटा सा पार्ट है, आपको प्रैक्टिस मिली है, और प्रैक्टिस भी आपको सिर्फ रीसेंट अटेम्प्ट की नहीं मिल रही, आपको अदर बुक्स से प्रैक्टिस मिल रही है, एसीसी वगैरह से, आपको पुराने पास पेपर से प्रैक्टिस मिल रही है, आपको रीसेंट पास पेपर से प्रैक्टिस मिल रही है। फिर उसके बाद सिर्फ यही नहीं, यही नहीं, रीसेंट पेपर हो गया, इसके अलावा आपको थ्योरी की पूरी गाइडेंस दी जा रही है, थ्योरी आप देख रहे हो 30% आ रही है। अच्छा, एक बात मैं अजीब सी बात कर दूं, आज मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि थ्योरी की वेटेज कम से कम 30 है, जो कि मैंने आपको बताया 40 चली जाती है कुछ पेपर में, और आगे आगे कभी हो सकता है जिंदगी में 50 भी चली जाए। मगर मुझे बड़ी अफसोस, बड़ा मायूसी होती है जब मैं देखता हूँ पेपर से पहले लोग 30% वेटेज होने के बावजूद भी थ्योरी पे 3% टाइम भी नहीं लगाते, ईमानदारी से यकीन करें 3% टाइम भी नहीं लगाते। तो बहरहाल मैं इसके लिए क्लास में कोशिश करता हूँ कि आपको लेक्चर्स के दौरान भी थ्योरी की काफ़ी सारी चीज़ें करा दूँ। थ्योरी के मैंने 2 हैंडआउट भी कंपाइल किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट। एक मास्टर हैंडआउट है जिसमें मैंने सारी थ्योरी एक जगह कंसोलिडेट कर दी है, और एक जो है वो पास पेपर का हैंडआउट है, इसमें मैंने जितनी रीसेंट टाइम आई है वो जब जमा कर दी। ठीक है, बुक पेपर में अलाउ नहीं है अब जी, हमारी बुक क्या, किसी की बुक अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज ये गलत फहमी देखें, एक बात ध्यान में रहे कि 182 आवर्स का कंटेंट है, तो आप एक दफा जिंदगी में तरीके से मेहनत कर लें ताकि अल्लाह ना करे आपको हर डे में बार बार मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है ना, और देर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट कुछ नहीं होता जी। आप एक अच्छे एफर्ट से जाओ, आपको कभी नहीं पता, कुछ नहीं पता, हो सकता है पेपर कल को मुश्किल आ जाए, फिर क्या होगा? अभी तक तो मैं कह रहा हूँ ठीक है मुनासिब पेपर आ रहा है, 33% पासिंग परसेंटेज, इट्स गुड, बट वी नेवर नो। तो बेहतर यही होता है कि हम अच्छे से तैयारी करें ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें पेपर में। सही है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? बुक मेरी बिल्कुल मिल जाएगी, वो आप जब रजिस्टर हो जाओगे तो एडमिन गाइड कर देंगे। बीएफडी के कॉम्बो यार वो मैं नहीं रिकमेंड कर सकता, आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आपको अपनी स्ट्रेंथ को देख के जो है ना पिक करना चाहिए। ठीक है जी, उम्र मोर देन इनफ होगा। मेरे क्वेश्चन का इंट्रो ने, अच्छा, फैजान आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा।
आपने क्या सवाल किया था? बड़ा लंबा चौड़ा सवाल किया था आपने। कहाँ गया जी आपका सवाल? वापस से अपना सवाल टाइप कर दीजिएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? अच्छा, क्या कह रहे हैं जी? जी यूसुफ, कुछ कह रहे हैं? पेपर ओपन बुक नहीं है जी। नहीं, ओपन बुक नहीं, पहले हुआ करता था एक जमाने में, ओपन बुक नहीं है। अच्छा, अब ये बात हो गई जी डिफरेंट, हमने क्या देखा इसमें। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। पिछले अटेम्प्ट का कुछ एनालिसिस है, ये पुरानी स्कीम का एनालिसिस है। ओल्ड स्कीम, प्रीवियस स्कीम, प्रीवियस से प्रीवियस स्कीम, ठीक है, जिसमें से अब ये चीज़ें कट गई हैं सारी। ये कट गया है, ये कट गया है, ये कट गया है, ये कट गया है, ये सब कट गया है। ये पूरा सेक्शन कट गया है। कॉस्टिंग का एरिया पहले बीएफडी में होता था, कट गया। ये रेफरेंस के लिए मैंने रखा हुआ है, इसकी आज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं, उसके बाद वाली स्कीम थी। इसके बाद अब ये ग्रिड। अच्छा, ग्रिड के बारे में मैं बता दूं आज भाई, पहले दिन बता रहा हूँ। आप लोग फिर पूरे सेशन में मुझसे जो है ना क्या कहते हैं नहीं पूछना इसके बारे में। अच्छा, हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं ज़्यादातर, और अप टू डेट लेक्चर्स होते हैं एज पर सिलेबस। हाँ, वैसे वीडियो पुरानी होगी, मगर सिलेबस के मुताबिक होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस कहीं जा रहा है और हमारा लेक्चर कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। मगर ये जरूर हो सकता है कि आपको पिछली अटैम्प, उससे पिछली अटैम्प, या उससे पिछली अटैम्प, या उससे भी पिछली अटैम्प के आपको लेक्चर मिले। मगर मैं जैसे कह रहा हूँ आपको, आप बेफिक्र हो। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हर अटैम्प की रीसेंट अटैम्प्ट होती है, जैसे अभी जून 26 का पेपर हो गया ना, तो जून 26 का पूरा पेपर लाइव कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक क्लास रखी जाएगी लाइव लाइव, और उसमें फिर क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, हमारी लाइव क्लासेस होंगी। मगर पूरा सिलेबस लाइव होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है, अभी आज भी आप देख लो माशाल्लाह इतनी सारी एनरोलमेंट हमारे हो चुकी हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। मगर लाइव में जो लोग हैं वो काफ़ी कम है, क्योंकि मेजोरिटी का ये होता है कि यार हम रिकॉर्डिंग ले लेंगे, रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो इसीलिए वापस से लाइव के लिए एफर्ट करना मुनासिब नहीं है। और ये हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग डली हुई होती है पोर्टल पे, तो आपको ये भी फील नहीं होगा मैंने कोई आइसोलेशन में बैठ के ये लेक्चर नहीं बनाए। बिल्कुल ये स्टूडेंट लेवल पे, बेसिक लेवल पे, नीचे लेवल पे जाके लेक्चर रेडी हुए हैं, और उसमें स्टूडेंट्स की क्वेरीज, कॉमन क्वेरीज भी एड्रेस हुई हैं। बाकी अगर किसी को और कोई क्वेरी होती है तो लोगों के पास मेरा नंबर होता है, पर्सनल नंबर, मैं एक ही नंबर रखता हूँ अपने पास। तो जो भी लोग होते हैं, बल्कि नई भी स्टूडेंट होते हैं, उनको भी मैं वैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ। मगर बहरहाल पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम अपने रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पहले रिस्पॉन्ड कर दें। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्वेरीज के लिए लोग मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट नोज मी। ठीक है, काफ़ी लोगों के पास मेरा नंबर ऑलरेडी होता है, खैर तो यहाँ से काम हो जाता है। अच्छा जी, ये मैं कहूँगा यार, हमारा पूरा, जैसे कहते हैं ना कि ये पूरा कोर्स ही स्मार्ट है हमारा। सही है ना, ये सब चीज़ें स्मार्ट उसमें आती हैं। सही है ना, दिस दिस दिस, ठीक है ना। मैंने कहा ना, देखिए लेक्चर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। एक चीज़ हमारे पास आपको एक और चीज़ नज़र आती है जो आई डोंट नो, आप लोगों को पता है नहीं पता, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उनसे आप फीडबैक लीजिएगा। आप लोगों को पता है एक हमारा फॉलोअप होता है, किसी को पता है हमारे फॉलोअप के बारे में? हाँ जी, फॉलोअप का नाम सुना है किसी ने? टेस्ट भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम ये थे, टेस्ट चेक करके वापस किए थे। क्या होता है इस फॉलोअप में? हाँ, क्या होता है इस फॉलोअप में? कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में। हाँ, हम हर महीने, 1 मंथली एक्सरसाइज होती है, हर महीने एक एक्टिविटी की जाती है। हम लेक्चर कंट्रोल शीट जो आपको दिखाई गई थी, इसमें डेट सारी होती है। हम लेक्चर कंट्रोल शीट में जाके देखते हैं, मिसाल के तौर पे अभी जैसे जून चल रहा है ना, तो जुलाई में फॉलोअप होगा इंशाल्लाह। लेट से ये जुलाई को फॉलोअप हो रहा है 13 जुलाई को, मान लें ऐसे ही समझाने के लिए, या 12 जुलाई को। अब हम 12 जुलाई को देखते हैं बच्चे ने कितने 21 लेक्चर ले लेने चाहिए एज पर 12 जुलाई। तो 12 जुलाई के बाद 13 जुलाई को जब एडमिन मैसेज करेगा, बोलेगा यार 12 जुलाई तक आपके 21 लेक्चर होने चाहिए थे, आपने कितने लिए चल बताइए। फिर वो कहता है जी मैंने तो 18 लिए हैं, 17 लिए हैं, 12 लिए हैं, 5 लिए हैं, मैंने तो 25 ले लिए, जितने भी लेक्चर लिए हो। फिर हम कहते हैं अगर कोई पेंडिंग है तो आपके कब तक पेंडिंग लेक्चर कवर हो जाएंगे, हमें डेडलाइन दीजिए, बताइए। 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में, क्योंकि जाहिर सी तो पूरा प्लान अगर आप अभी से फॉलो नहीं करेंगे, जुलाई में ही आप प्लान से भी चले गए, तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। फिर अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में तो फिर कहानी हाथ से निकल जाएगी। फिर उसके बाद ये होता है कि हम उनसे ये कहते हैं कि यार ये आप मुझे हमें ये बताएं कि आपको जो है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ठीक है, ये हमें कंफर्म करें, रिवीजन कब करेंगे। फिर इस इन सब पे एक पूरी शीट बनती है, एक पूरा डेटाबेस बनता है। उस डेटाबेस को मैं पर्सनली रिव्यू करता हूँ, एक एक बंदे के लेक्चर अपडेट को मैं पर्सनली देखता हूँ। कुछ लोग नहीं जवाब दे पाते किसी वजह से, तो उनका पे पोर्टल से रिपोर्ट निकाली जाती है, इंडिविजुअल पोर्टल से रिपोर्ट निकाली जाती है। पोर्टल में अटेंडेंस आ रही होती है हर बंदे की, फिर वहां से मैं चेक करता हूँ कि यार क्या चीज़ है। फिर उसके बाद ये पूरी डिटेल एक्सरसाइज होती है। उसके बाद फिर मैं पर्सनलाइज लेवल पे हर बंदे के परफॉर्मेंस के हिसाब से एक वॉइस नोट अपना जो है वो क्रिएट करता हूँ, और वो वॉइस नोट जो है ना फिर एडमिन के थ्रू इंडिविजुअल बच्चे को जाता है।
अब ये सारी कहानी सिर्फ क्यों की जाती है? ये सारी कहानी इसलिए की जाती है ताकि यार मुझे पता है कि इस पूरे सिस्टम में एक मसला ये है कि अगर आप टाइमली लेक्चर नहीं लोगे ना तो फंस जाओगे। ठीक है ना? ठीक है, लेक्चर के अंदर अल्लाह का शुक्र सब चीज़ कवर्ड है, मगर बात ये है कि अगर आपने लेक्चर ही कवर नहीं किया तो मेरी तो मेहनत ज़ाया हो गई ना यार। सही है? या आखिरी महीने में आप लेक्चर लेने जाते हो तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको आखिरी महीने में तो बहुत सारे काम करने होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो माय पॉइंट इज कि यार फिर मैं ये कहता हूँ कि यार महीना 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 हर महीने फिर हम, अच्छा फिर ये सिर्फ यहाँ पे रुकती नहीं है बात, सिर्फ वॉइस मैसेज पे रुकती नहीं है बात। फिर आपको पता हो नहीं पता हो उसके बाद हम ये करते हैं कि इसके बाद कॉल्स भी जाती हैं कुछ लोगों को जिनकी बहुत खराब परफॉर्मेंस होती है, जिसकी खराब, जो रेड अलर्ट में आ रहे होते हैं मेरे पास, उनको फिर हमारा एडमिन कॉल करता है बगैर, और कभी कभार वो कॉल कर रहा होता है, मैं कहीं ऑफिस में साइड में बैठा होता हूँ, तो मैं भी उसको नंबर रिसीवर ले लेता हूँ उससे, फ़ोन का लैंडलाइन का, मैं कहता हूँ मेरी डायरेक्ट बात करो बच्चे से। फिर मैं उससे बात करता हूँ, बेटा क्या हो गया आपने, क्यों जो है ना क्या कहते हैं लेक्चर नहीं लिया, अपने आप पे भी तर्स खाओ, हम पे भी तर्स खाओ यार, लेक्चर लो, शाबाश। तो खैर, तो कहने का मतलब यही है कि यार मतलब इन इन अदर वर्ड्स द अप्रोच इज नॉट जस्ट टू प्रोवाइड यू लेक्चर्स एंड मैं उसके बाद कहीं साइड में चला जाऊं, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, क्वेरीज भी आपकी जो है एंड तक रिस्पॉन्ड होंगी, सही है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको कराई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा कि हम सिर्फ लेक्चर दे के आपसे नाता तोड़ दें। ठीक है जी, एग्जाम डे तक आपके साथ खड़े रहते हैं हम। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये हो गई बात। अब जरा जल्दी से हम बात कर लेते हैं इस ये क्या कहते हैं ग्रिड की। अच्छा ग्रिड के बारे में मैं बात कर रहा था भाई, सुन लो गौर से। ग्रिड का मसला ये है कि इस ग्रिड में एक ही चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा सही है, सही समझते हैं, जो बिल्कुल मतलब ऑर्गेनाइज्ड है। बाकी ग्रिड एक तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ख़राब ग्रिड बनी हुई है। मेरी और भी टीचर से बात हुई है, कुछ बड़े बड़े टीचरों से बात हुई है एसबीएफ के, उनका भी यही ख्याल है कि ये ग्रिड में जो है ना मेहनत होनी चाहिए, ग्रिड पे मेहनत नहीं हुई। सिर्फ ये चीज़ ऐसी है ग्रिड की जो आप रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक होता है फॉरेक्स, रिस्क मैनेजमेंट। आप लोगों ने कैफ 6 कैफ 7 में पढ़ा होगा, बहुत सारी अवाम ऐसी खाल से एसईओ की जो कैफ लेवल से आ रही है, तो उनको पता होगा कि मैं किस बात कर रहा हूँ। एक टॉपिक होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स। तो फॉरेक्स का एक सवाल आप देख रहे हैं 20 से 25 मार्क का लाजमी आता है, लाजमी आता है 20-25 मार्क्स का। ये ग्रिड के अंदर ओके, बाकी जितनी भी ग्रिड है ना ये सारी ओवरलैपिंग हुई है। कोई एक टॉपिक इधर है, उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट दूसरी ग्रिड में गया हुआ है, तो ये ग्रिड को आप इतना सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे। ग्रिड का मसला नहीं है, मैं आपको अपनी एक अप्रोच बता दूंगा, आपने उस अप्रोच को लेके चलना होगा। अच्छा पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, तो फिर चेंज क्या आएगा मुझे बता। हाँ, अच्छा मैं फॉर्मेट की बेस पे बताता हूँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए मैं कोशिश करता हूँ जहाँ फॉर्मेट बन सकता है फॉर्मेट बना दो। जैसे वैक है, आई डोंट नो आप लोगों ने वैक पढ़ा होगा एमएफए में, तो मैं वैक में पहले से इंग्रेडिएंट की प्लॉटिंग कर लेता हूँ कि भाई वैक के ये इंग्रेडिएंट है, प्रेफरेंस शेयर होगा तो 6 हो जाएंगे, वरना 4 इंग्रेडिएंट है, और जो जो चीज़ें मिलती जाती हैं मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, प्लग इन करता जाता हूँ, मेंशन करता जाता हूँ, और जो चीज़ नहीं होती है उसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ और उस पर काम करता रहता हूँ। अच्छा इसी तरह हमारा कैश फ्लो टेक्निक का भी पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी फॉर्मेट बना हुआ है, सही है। इसी तरह फॉरेक्स में भी हमने स्टेप्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप क्या है, छठा स्टेप क्या है। मगर मैं कहूँगा फैजान एक बात ध्यान में रखनी होगी कि देखो हर जगह हर जगह हर जगह फॉर्मेट नहीं चलता। एग्जामिनर भी ये सब चीज़ें चेक चेक कर रहा है ना यार, एग्जामिनर भी फॉलो कर रहा है ना यार, एग्जामिनर भी ये सब चीज़ें देख रहा है ना यार। तो ऐसा नहीं है, ये कोई एफ का पेपर नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं है कि एंट्रीज पकड़ी हैं आपने और बस उसी एंट्रीज की बेसिस पे आप काम करते गए। मेरी बात समझ रहे हो? तो फॉर्मेट बिल्कुल होगा, जहां तक पॉसिबल होगा हम फॉर्मेट बनाएंगे, और मैं खुद कहूंगा कि यार आपने मेरा फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। फॉर्मेट अलग हो सकता है कोई और किसी और टीचर से पढ़ रहा हो, आपका दोस्त आपकी फर्म में बैठा हुआ आपका कुलीग, उसके बाद डिफरेंट फॉर्मेट आ रहा है उसी चीज़ का, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई आईएएस आईएफआरएस तो है नहीं हमारा। ये बहुत अच्छी बात भी है इसकी, क्योंकि इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, सेट फॉर्मेट नहीं है, सही है। जो आसान लगता है मुझे, बीइंग अ टीचर बीइंग अ स्टूडेंट, मैं वो फॉलो करता हूँ। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, हमारा फॉर्मेट का, हमारा फॉरेक्स का कोई फॉर्मेट नहीं है इस तरह का कि हमें रटा लगाना पड़े, क्योंकि भाई डायरेक्ट कोड होगा तो ये फॉर्मेट होगा, इनडायरेक्ट कोड होगा तो ये फॉर्मेट होगा, नहीं, हमारा फॉरेक्स का बिल्कुल ही अलग हिसाब किताब है। आप फीडबैक लेना, फॉरेक्स हम करते ही नहीं है, हम तो रेशियो एनालिसिस से पूरा फॉरेक्स निकाल लेते हैं, यकीन करो, रेशियो एनालिसिस से। पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस, फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ जाती है, मगर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सीरियस बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर फॉर्मूला शीट पेपर में है ये मैं कहता हूँ यार फॉर्मूला शीट भले पेपर में है, आप इतनी प्रैक्टिस करके जा रहे हो यार, जब मैं आपको 182 आवर्स में इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ,
फिर आप क्या समझते हो कि फिर आप क्या मोहताज हो? हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले होते हैं बहुत ही खतरनाक लेवल के, जैसे एक कॉन्सेप्ट है CRP, कंट्री रिस्क प्रीमियम, उसका इतना खतरनाक फॉर्मूला है कि बंदा देख के भी ना कर सके। ठीक है, हाँ वहां समझ आता है कि आप फॉर्मूला शीट प्रेफर कर लो, वरना अदरवाइज आप देखो कि जितने फॉर्मूले हैं वो अल्लाह का शुक्र है दर्जनों बार हमने अपने कंटेंट में अप्लाई किए होंगे, ये ना। तो वो फिर आपको पेपर में अलग से कोई रट्टे शट्टे लगाने की जरूरत नहीं, और अगर कहीं फंसते हो तो रट्टा तो वैसे भी नहीं लगाना, फॉर्मूला शीट पेपर में अवेलेबल होती है। सही है ना अब्दुल वहाब, फॉर्मूला शीट वैसे भी पेपर में अवेलेबल होती है, तो वहां से देख के कर सकते हो, वहां से आप उसमें कॉपी पेस्ट भी हो जाता है। अच्छा खैर, अच्छा पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है तो इससे क्या होगा? एक तो इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि यार मोर फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर को मैं देख रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आपको जो है ना ये ध्यान में रखना होगा कि मोर फोकस ऑन थ्योरी, थ्योरी को रिस्पेक्ट ज्यादा देनी, क्योंकि थ्योरी की वेटेज बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इसके जो इक्विवेलेंट पेपर्स हैं, इक्विवेलेंट पेपर समझ, BFD के जो इक्विवेलेंट पेपर्स हैं, जैसा कि F9 है ACCA में, F9 तो नहीं कहना चाहिए, P4 है जिसे हम AFM कहते हैं, या फाइनेंस, या मैंने ICW का भी कंटेंट देखा है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि दुनिया के जो बाकी बोर्ड्स हैं, जिसमें ACCA हो गया, जिसमें ICW हो गया, जिसमें वो क्या कहते हैं वो सिमा हो गया, इनमें थ्योरी का रोल ज्यादा है इस तरह के पेपर में। यानी कि मैं ये कहूंगा कि अगर हमारे यहाँ 70-30 है रेशियो, यानी कि 30% थ्योरी आती है, तो वहां पे रेशियो जो थ्योरी का है वो 30% नहीं है, वहां पे जो थ्योरी का रेशियो है वो 55%, 50%, 60%, यानी कि 50 के करीब है या 50 से ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी, क्लियर है, पेपर में कोई स्लेव चेंजेस नहीं है अब्दुल वहाब। और आई कैप कोई कॉपी वॉपी नहीं करता, पहले करता था एक जमाने में, अब नहीं करता भाई, क्या होता अब अच्छे सवाल बना रहे हैं, तगड़े सवाल बना रहे हैं, इतने तगड़े भी नहीं बना रहा कि आपसे हो ही नहीं, मगर ये कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई सवाल पूरा कॉपी पेस्ट नजर आएगा। पहले के ज़माने में बिल्कुल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे, थ्योरी की क्रैमिंग नहीं होगी, थ्योरी की पूरी अप्रोच है, वो मैं आगे जाके बता दूंगा, या तो इंट्रो में बता दूंगा या आगे अपने लेक्चर में बता दूंगा, थ्योरी को बहुत प्यार से मैनेज करना होता है, क्रैमिंग नहीं करनी होती। क्रैमिंग तो यार मतलब मैं क्या जान छुड़ाने वाली बात है, कि मैं क्रैमिंग कर लेता हूँ, पेपर में आएगी तो छाप दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट, दिमाग से कॉपी करूंगा और एग्जाम में जाके एग्जाम में उसको पेस्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है यार, BFD लॉ नहीं है कि क्रैमिंग करनी पड़े। ठीक है जी, थ्योरी के लिए हमारा हैंडआउट सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होता है, किसी को चाहिए हैंडआउट वो ग्रुप फॉलो कर ले, या मुझे पर्सनली मैसेज करके, मैंने नंबर अपना शेयर कर दिया, मैं आपको हैंडआउट थ्योरी का मास्टर हैंडआउट बना हुआ है, बल्कि दो हैंडआउट बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया, एक मास्टर हैंडआउट है, रिवीजन हैंडआउट, और एक पास पेपर कंपाइलेशन 2015 से 2025, 15 से 25 के जितने भी मैंने थ्योरी के पास पेपर आए हैं उनको एक जगह कंपाइल कर दिया आप लोग की आसानी के लिए। अच्छा, ग्रुप लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ग्रुप उसमें चैट में डाला है मैंने, चैट में मैंने ग्रुप का लिंक डाला है, मैं वापस डाल देता हूँ वरना मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, अच्छा एक सवाल है, अच्छा और इसमें एक और बात ये कि ऑनलाइन पेपर हो गया, ऑनलाइन एग्जाम की वजह से क्या हमें रजिस्टर बनाना चाहिए या रजिस्टर को डिस्कार्ड कर दिया जाए? तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी समझ लें, रजिस्टर बनेगा, डिस्कार्ड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड। क्यों? क्यों? दो मेन वजूहत हैं, रजिस्टर फिर भी बनेगा, पेपर ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑनलाइन पेपर की हम प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं भी करा दूंगा, रिसेंट डे मैंने सारा ऑनलाइन कराया हुआ है, मैंने जितने भी 2025 के पेपर सॉल्व कराए हुए हैं जून दिसंबर, 2024 के पेपर सॉल्व कराए हुए हैं जून दिसंबर, 2023 के पेपर सॉल्व कराए हुए हैं जून दिसंबर, विंटर बाइज का आधे ज्यादा पेपर सॉल्व कराया हुआ है, सब आईकैप सॉफ्टवेयर पे कराया हुआ है, यानी कि आईकैप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको पूरा पूरा रिसेंट अटेम्प्ट में हिसाब किताब नजर आ जाएगा कैसे काम करना है। मगर जब आप पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें रजिस्टर मेंटेन करेंगे, क्यों? एक वजह ये, टू कंटिन्यू योर लर्निंग पर। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, एक्सेल से रिवाइज करना आसान है, या रजिस्टर में जहाँ आपने प्रॉपर नोटिंग की है, रिमार्क्स लिखे हुए हैं, हेडिंगें डाली हुई हैं, हाईलाइट किया हुआ है, वहां से रिवाइज करना ज़्यादा आसान है? ईमानदारी से बताएं। हम्म, बचपन से आप, अच्छा और आसान कर लेते हैं ना, बचपन से आप एक्सेल पे काम करते आ रहे हैं, रजिस्टर बनाते आ रहे हैं, मैट्रिक, इंटर, PRC, कैफ, इन सब में आपने क्या किया है? रजिस्टर बनाया है या कंप्यूटर पे काम किया? हाँ, आदत क्या है? हमारी पढ़ाई का मिजाज क्या है? मेजोरिटी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि 90% लोग इस बात से एग्री करेंगे कि यार हम बचपन से रजिस्टर बनाते आए, रजिस्टर
थोड़ा फ्रेंडली लगता है। आपका अपना बनाया रजिस्टर, किसी और का रजिस्टर नहीं। ठीक है, दुनिया चेंज हो रही है, हम भी चेंज हो रहे हैं। मैंने कहा ना, हम रीसेंट एग्जाम की प्रैक्टिस एग्जाम सॉफ्टवेयर पे करेंगे, मगर हमें इस बात को समझना होगा। एक्सेल में बिल्कुल हम काम करते हैं, मगर मसला ये है कि जो रिवीजन होता है ना, एक्सेल में फॉर्मूले लगे होते हैं, F2 दबाओ, उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक्सेल पे सॉल्व करे होते हैं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, और कुछ लोग ये अटेम्प्ट तो 1 1 साल बाद होती है। कुछ लोग आज भी बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह जून 27 के लिए एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं जी, हमें अभी से सारा काम करना है, हम नहीं चाहते कि हम जो है ना प्रैक्टिस जो है वो आखिरी महीने करें, हम चाहते हैं प्रैक्टिस 3 4 महीने करें। ऐसे ही बच्चे हैं माशाल्लाह, प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव। तो कहने का मतलब है टू कंटिन्यू योर प्रीवियस लर्निंग पैटर्न, जो आपका पुराना लर्निंग पैटर्न रजिस्टर पे था ना, उसको आप कंटिन्यू करें, उसको डिस्टर्ब ना करें आगे जाके। दूसरा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इट हेल्प्स इन रिवीजन, इट हेल्प्स इन फाइनल रिवीजन। जब फाइनल रिवीजन करना होता है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सुना है, वो मुझे कहते हैं सर, वो जब हम रिवाइज ऐसे करते हैं कि हमें जब हम ना वीडियोस वापस देख लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, तो हमारा रिवीजन हो जाता है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, वीडियो जिंदगी में एक ही बार देखनी है लेक्चर की, आपने एक ही बार, और इतने अच्छे तरीके से देखनी है कि कभी जिंदगी में खुदा ना खास्ता आपको जरूरत भी पड़ जाए वापस पढ़ने की या कुछ हो, तो आप वीडियो से ना पढ़ रहे हो, आप रजिस्टर से पढ़ रहे हो। तो आपका जब फाइनल रिवीजन होता है तो आपको अपने रजिस्टर की इंपॉर्टेंस नजर आती है, क्योंकि वहां पे आपने अपनी राइटिंग में अपने हिसाब से सब कुछ लिखा होता है। आप सवाल पढ़ते हो, आपको सामने रजिस्टर में सब बातें नजर आ जाती हैं, आपका टाइम बच जाता है, बच जाता है। ठीक है। एक और बात कर लेते हैं आपसे। आपको पता है एसबीएफ का पेपर हेल्प करता है केस स्टडी में, किसी को ये बात पता है? बिल्कुल, बिल्कुल अगली बात मैं यही करने जा रहा था। आपको पता है एसबीएफ का पेपर केस स्टडी में हेल्प करता है। आपको पता है केस स्टडी का ग्रेड जो है उसमें 30 से 35% एरिया एसबीएफ और परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आ रहा है, जो मैं पढ़ाता हूँ सर फुरकान के साथ। 1/3 एरिया मेरे पास है। तो आप मुझे ईमानदारी से बताएं, सब ने माशाल्लाह बीओडी पास करना है और इंशाल्लाह आगे जाके केस स्टडी में जाना है ना, तो क्या करोगे? केस स्टडी में जाके वापस से करोगे। अभी अब्दुल वहाब कह रहे हैं फर्म का सीनियर मुझे एक रजिस्टर मांग रहा है बीएफडी का। क्यों मांग रहे हैं आपसे? वो शायद एस सी एस पढ़ रहे होंगे, क्या ख्याल है नहीं ऐसा? क्योंकि वहां पे पहुंच के इतना टाइम नहीं होता केस स्टडी में, आप फर्म में सीनियर हो चुके होते हो, आपकी क्वालिफिकेशन करीब होती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई होती हैं, आप सुपरवाइजर हो गए होते हो माशाल्लाह, या आप जॉब इंचार्ज बन चुके होते हो। अब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप बीएफडी की वापस क्लासेस लो। हम भी जब केस स्टडी पढ़ाते हैं तो हम बीएफडी की क्लासेस नहीं देते उसमें, हम उसमें बीएफडी के एडवांस सवाल कराते हैं, आईसीडब्ल्यू के सवाल कराते हैं, एमएसडब्ल्यू के सवाल कराते हैं, सिम्मा के सवाल कराते हैं, आईके के मॉडल पेपर कराते हैं। और हम एज्यूम करते हैं कि बेटा आपको एसबीएफ आपने पास किया, एसबीएफ खुद पढ़ो आप। एसबीएफ के आगे हम लेके जाएंगे, आपका लेवल बढ़ाएंगे। अगर एसबीएफ की हमने वापस केसरी में बढ़ा दिया तो आपको हमारे पास आने का फायदा क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि अगर आपका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन हुआ होगा तो वहां पे आपको आसानी हो जाएगी ना यार। वरना यही होगा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो रजिस्टर तो मैंने दे दिया था, ये रजिस्टर बनाया नहीं था, तो प्रॉब्लम होती है, इनको लेक्चर लेना पड़ता है, इनका टाइम ना होता है वहां पे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है यार, कभी कंफर्म नहीं है सस्टेनेबिलिटी का। खैर, तो इसीलिए रजिस्टर बनेगा, रजिस्टर कहीं नहीं जाएगा। हाँ ये जरूर है कि जो लास्ट मंथ की प्रैक्टिस होगी, लास्ट मंथ की प्रैक्टिस होगी आपकी, वो होगी ओनली इन आई कैप सॉफ्टवेयर। आखिरी महीना आप आईके सॉफ्टवेयर पे ही लगाओगे, और बाकी जो टाइम है वो आपने रजिस्टर बना के करना है। क्या ये बात समझ आती है? रजिस्टर आपका एसेट है। ये डायलॉग मेरा याद कर लो, मैं हर अटेम्प्ट में ये बात बोलता हूँ, रजिस्टर इज योर एसेट, प्रीशियस एसेट। इसकी इंपॉर्टेंस उस वक्त पता चलेगी आपको जब आप रिवीजन कर रहे होगे, जब आप चाहे अपने भी एसबीएफ के लिए रिवीजन कर रहे हो या एससीएस स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के लिए रिवीजन कर रहे हो, वहां आपको धोखा के यार ये मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया था, आज मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है, सिला मिल रहा है। ठीक है जी। मैं अच्छा, कुछ बच्चे सवाल करें सर क्या मैं अपनी पीडीएफ देता हूँ, नोटिंग देता हूँ? मैं अपनी नोटिंग नहीं देता लेक्चर्स की, इसीलिए नहीं देता, मैं चाहता हूँ हर बंदा अपना रजिस्टर खुद बनाए। बच्चे कहते हैं सर वो आप किसी बच्चे का रजिस्टर हमसे शेयर कर ले, मैं कहता हूँ मैं क्यों शेयर कर दूं? अगर मुझे ये करना होता तो मैं हर बच्चे को पहले ही शेयर करता। पहले जो चीज़ मुझे आपको देनी है ना, मैं आपको पहले दिन ही दे दूंगा। मगर जो चीज़ मुझे आपको नहीं देनी ना, वो मुझे देनी ही नहीं है, वो मैं चाहता हूँ वो आप करो क्रिएट। मेरी बात समझ आ रही है? थ्योरी की कंपाइलेशन मैंने आपके लिए कर दी, मैं नहीं चाहता आप थ्योरी में कंपाइलेशन में टाइम लगाओ, मैंने आपके लिए मेहनत करके रखी है। पूरा थ्योरी का 125 पेजेस का 113 पेजेस का डिटेल एंड नोट बना के रखा हुआ है, इसमें थ्योरी फॉर्मेट फॉर्मूले सब चीज़ें एडवांटेज एडवांटेज सब डाल दिए।
मैंने थ्योरी के 2015 से लेके 2025 तक के पास पेपर खुद कंपाइल कर लिए। मेरा नहीं ख्याल आपको और कोई डॉक्यूमेंट मार्केट में मिलेगा जहाँ पे थ्योरी के लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट कंपाइल हुआ थ्योरी के पास पेपर, यानी कि थ्योरी के पास पेपर का कलेक्शन है, उसमें कोई कैलकुलेशन का सवाल नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी के पास पेपर होंगे और उसके सोल्यूशन होंगे। ये मैंने आपके लिए कर दिया। मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस बनाया हुआ है कि कौन सा पेपर, कौन सा, कितनी कितनी अटेम्प्ट में क्या क्या चीज आएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ किसकी बात करूँ। ये देखो, ये मैंने पूरा एनालिसिस बनाया हुआ है। विंटेज 25 का पहला सवाल कितने मार्क का आया हुआ है, किस चीज पे आया हुआ है। सही है। जो चीज देखो, मुझे आपको मुझे मैं आपकी आसानी पैदा करने के लिए बैठा हूँ, मैं आपके लिए मुश्किल करने के लिए नहीं बैठा चीजें। ठीक है ना। तो जहां मुझे लगता है कि यार मैं आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कोई डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट सबके लिए ओपन फॉर ऑल होता है। जो नहीं भी पढ़ रहे थे उनको भी पता है, ये डॉक्यूमेंट है, उनके लिए भी देता हूँ। थ्योरी का डॉक्यूमेंट ओपन फॉर ऑल है, मुझसे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, वो मैंने कहा यार सबको दिया हुआ है, मैंने कहा यार सब बच्चे अपने कोई बात नहीं। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है। ये पूरा फिर मैंने ये रीसेंट अटेम्प्ट सॉल्व कराई हुई है, ये पूरी मैंने इसके अंदर इसको मैंने इसका पीडीएफ अपना बनाया है कि बच्चों को आईक्यू सोल्यूशन प्रॉब्लम होती है कि चलो यार मैं अपना पीडीएफ बना देता हूँ। सही है ना, जिसमें ये होगा मेरा अपना फ्रेंडली सोल्यूशन मौजूद होगा। फ्रेंडली, कोई मुझसे फॉर्मेट की बात कर रहा था ना, फैजा ना फॉर्मेट की बात कर रहे थे, देखो वैक का फॉर्मेट हम बनाते हैं कि पहले फॉर्मेट बना के चीजें लिख लेते हैं, फिर जो जो चीजें मिलती जाती हैं प्लग इन करते जाते हैं, और जो जो चीजें नहीं नहीं मिल रही होती इनके लिए वर्किंग कर लेते हैं। खैर, तो ये पूरा एक तरीकेकार है जिसको हमें ख्याल करना होगा। अच्छा, आईकेप सॉफ्टवेयर पे बस एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आईकेप सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स होते हैं। मैं वापस पे आता हूँ जल्दी से, मुझे आगे बढ़ने टाइम कम है हमारे पास। जी, डेटा भी एक्सट्रैक्ट करवाते हैं हम क्वेश्चन से, ये नजर आ रहा होगा आपको कि हम हर सवाल से पहले कुछ ना कुछ डेटा लिखते हैं। डायरेक्ट सवाल शुरू नहीं करते, अंधाधुंध सवाल शुरू नहीं करते। हम सवाल का, ये थोड़ा मुश्किल सवाल था तो इसलिए डेटा इसमें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा हमने बनाया है। हर सवाल का कोई ना कोई डेटा बनाते हैं। जो लोग मुझसे कैफ में पढ़ते हैं उनको ये बात पता है, मैं कैफ में भी ये बात बोलता था कि सवाल पढ़ते जाओ, जो काम की बात लगे लिखते जाओ, जो काम की बात लगे लिखते जाओ, ताकि सवाल बार बार ना पढ़ना पड़े, बार बार नहीं पढ़ना पड़े। देख रहे हो आप, ये सारी बातें मैंने ये खुद लिखी हैं, ये आई कैप की सोल्यूशन में नजर नहीं आएंगी। तो खैर, जितना आप सवाल में इन होगे उतना आपको आसानी होगी। ये मैंने यहाँ पे बात आपको करा दी। चलें, जबरदस्त अब्दुल वहाब, बेहतरीन। अच्छा, अब आ जाए जरा, किधर आ जाए भाई। हाँ, तो आई के सॉफ्टवेयर में दो पार्ट होते हैं, तो आपको एक्सेल वाले पार्ट में वर्किंग करके उसको वो करना। अच्छा, एक और चीज, जो लोग रजिस्टर नहीं बनाते वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम एक्सेल पे काम कर लेंगे। अच्छा, एक्सेल पे काम करने का एक बहुत बड़ा मसला समझ लें। एक तो वो रिवीजन का मसला आएगा, एक बहुत बड़ा मसला समझ लें एक्सेल में काम करने का। वो ये होता है कि आपको पता है एक्सेल में और एग्जाम सॉफ्टवेयर में फर्क है। वो बता सकता है क्या फर्क है। किसी ने एग्जाम सॉफ्टवेयर यूज किया हो अगर, या नहीं भी यूज किया सुना हो, प्लीज यार पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू। मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा आप लोगों का। एग्जाम सॉफ्टवेयर जो आई कैप का है उसमें और एक्सेल में क्या फर्क है। सही कह रहे हैं शायद शॉर्टकट काम नहीं करता। और बताएं, फॉर्मूले कम लगते हैं, वेरी गुड अमन। और बताएं। नूर मोहम्मद कह रहे हैं शॉर्टकट की नहीं चलती, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ चलती है कुछ नहीं चलती। कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं चलता शायद, डिफरेंस है काफी। फॉर्मूले के इशू हैं, F2 भी नहीं चलता यार, अल्लाह को मानो। F2 समझते हो, F2 तो इतना बेसिक है एडिट करने के लिए। लिमिटेड वर्जन है एक्सेल का। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक्सेल में पूरा आपने सेशन काम कर लिया, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, अजीब सी एग्जांपल है, क्रिकेट देखते हैं आप लोग, क्रिकेट देखते हैं आप लोग, हाँ। PSL में सारे बैटिंग विकेट बनाए, और बैटिंग विकेट पे भाई बाबर आजम ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की, जबरदस्त बैटिंग सब ने। बाबर आजम ने, शादाब ने, ओ भाई सब आ रहे हैं, सेंचुरी लगा रहे हैं सारी, क्योंकि बैटिंग विकेट थी। अब PSL के बाद मिसाल के तौर पर सबको सब चले गए साउथ अफ्रीका के टूर पे, समझाने के लिए कह रहा हूँ। और साउथ अफ्रीका के टूर पे गए तो वहां बैटिंग के लिए मुश्किल कंडीशंस, डिफिकल्ट कंडीशंस। तो क्या होगा, क्या होगा, आसानी होगी या प्रॉब्लम होगी बैट्समैन को। क्या होगा। जो सेंचुरियां बनने की ना वहां पे PSL में, अब वहां जाके 50 रन भी नहीं बनने होंगे लोगों से। क्यों, क्योंकि आपने तो क्या किया कि जी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन पे अपना हाथ सेट कर लिया, और जब आप टफ हालात में गए तो वहां तो आपका बैट ही नहीं चल रहा, लग ही नहीं रहा, फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म, सबकी फॉर्में खत्म हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी को कुछ आता ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि यार हमेशा कोशिश ये होती है कि आप मुश्किल से, जो है ना क्या कहते हैं, चीज़ों के लिए प्रिपेयर करो। आसान से मुश्किल पे जाना हमेशा आपको डिफिकल्ट करता है। अब एक्सेल भी इसी तरह है कि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, कि बहुत मज़ा आता है, फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, हमने काम में भी यूज़ कर लिया एक्सेल, बेहतरीन जी, बहुत मज़ा आ रहा है। F2 भी लग रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी लग रहा है, IRR भी एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है, ओ जी ज़बरदस्त बेहतरीन, छोटा हो गया काम।
मगर जब आप मुश्किल कंडीशन में गए, साउथ अफ्रीका चलेगा, एग्जाम सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक साउथ अफ्रीकन कंडीशन। लेकिन ना बाउंसी विकेट होती है वहाँ पे, बाउंसर पड़ रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर भी हैंग हो रहा होता है कभी कभार, कॉपी पेस्ट के इश्यूज भी आ रहे होते हैं, लैगिंग भी हो रही होती है, चलते चलते रुक भी जाता है कभी कभार, बहुत सारी कीज तो काम ही नहीं करती, ये तो उसके अलावा है। कीज तो अंदर वैसे ही काम नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर सही भी चल रहा हो, सलामत भी चल रहा हो, तो भी आपको बहुत सारी की नजर नहीं आएंगी, F2 नजर नहीं आएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी नजर नहीं आएगा, तो क्या होगा, आपको डिससेटिस्फेक्शन होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ इस धोखे से आप बाहर हो कि यार एक्सेल इज नॉट एग्जाम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको, आप देखो पूरी स्क्रीन में रेड से मैंने कहीं एक्सेल नहीं लिखा, रेड से मैंने बाद में भी क्या लिखा कि आखिरी महीने में आप क्या करोगे, जरा गौर से देखना, अगर आप मेरे कमेंट को देखोगे तो मैंने आखिरी महीने में क्या बोला, आखिरी महीने मैंने ये नहीं बोला एक्सेल पे काम करो, मैंने आपको क्या बोला, आई के सॉफ्टवेयर पे काम करो। तो आपको जिस लेवल पे खेलना है ना, जिस फील्ड में खेलना है, जिन पिचेस पे खेलना है, आपको उसी पिच पे तैयारी करके जानी है, साफ सी बात है। बिल्कुल, एरो कीज का भी बड़ा मसला है, अवैध कुरैशी बड़े इशूज हैं यार, छोड़ो जो भी है यार, देखो हम बुराई नहीं करते, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, हमें उन्हीं हालात में खेलना है, ये बिल्कुल सीखना है कि अगर साउथ अफ्रीका चले गए हम बैटिंग करने, तो वहां जाके शिकायत नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप अगर अगला साउथ अफ्रीका में 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप मिसाल के तौर पर, तो यार बैट्समैन ने वहीं खेलना है। अब वो बोले नहीं यार हमारे मैचेस तो आप एक काम करो, जो है ना वो दुबई में रख दो, हाँ, या लाहौर में रख दो बैटिंग ट्रैक्स में, या स्पिनिंग ट्रैक में, तो बोलेगा भाई कैसी बातें करो, वर्ल्ड कप खेलने आए हो या फिर फरमाइशी प्रोग्राम करने आए हो। तो सेम फॉर आवर पोजीशन एज वेल कि यार हम एक्सेल पे करते हैं, धोखा हो जाता है, हमें प्रैक्टिस करनी है आई के सॉफ्टवेयर पे करनी है डायरेक्ट, मगर कब करें, लास्ट मंथ में कर ले, मैं कहूंगा इनफ होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं एक्सेल के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं इस माइंडसेट के खिलाफ हूँ कि आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। अच्छा, कुछ लोग के साथ अभी पेपर में, अभी अभी रिसेंटली कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, कल नहीं आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, आपको पता है आई के सॉफ्टवेयर की दो स्क्रीन, दो दो विंडोज होती हैं, किसी ने यूज किया आई के सॉफ्टवेयर, उसकी दो विंडोज होती हैं। एक विंडो होती है आईकैप सॉफ्टवेयर की, जो है जिसमें एक्सेल हो रहा होता है, और एक विंडो होती है जिसमें वर्ड या आरटीएफ होता है। आपको एक्सेल से कट कॉपी पेस्ट करना होता है ऊपर। अब प्रॉब्लम ये होगा बच्चे के साथ, हालांकि ये अब होना नहीं चाहिए, बहुत कम होता है, मगर ये हुआ इस अटेम्प्ट में भी हुआ, मैं हैरान हूँ। उस बच्चे ने एक्सेल में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा क्वेश्चन एक्सेल पे, और जैसे आम उसमें होता है ना प्रैक्टिस के दौरान, आप एक्सेल पे सॉल्व करके छोड़ देते हो। भाई जब आप घर पे एक्सेल पे सॉल्व करोगे तो एक्सेल पे छोड़ दोगे ना यार। उसने वही काम कर लिया जो घर पे करता था, यानी कि उसको याद ही नहीं रहा कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो मुझे क्या करना चाहिए, एक्सेल से आरटीएफ में कॉपी पेस्ट करना चाहिए, वो पेस्ट करना भूल गया। अब आप बताओ क्या होगा। अच्छा, उसने गलत नहीं किया अपने हिसाब से, क्योंकि उसको तो घर में एक्सेल की आदत पड़ी हुई थी। भाई उसने एक्सेल घर में जब एक्सेल में करता होगा तो थोड़ी कॉपी पेस्ट करके आरटीएफ में होता होगा, एक्सेल में कोई आरटीएफ थोड़ी है, वो तो एग्जाम सॉफ्टवेयर में। तो मैं ये बता रहा हूँ, इतना बारीक लेवल पे भी आपको एक प्लानिंग करके जाना होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इतनी बारीकी पे भी सोच जाऊं आपके लेवल पे, कि यार आपको कोई मतलब, जिसे कहते हैं ना कि यार जितना पॉसिबल आपकी कवरेज हो सके कवरेज हो, जितना पॉसिबली आप गलतियों को जितने माइन्यूट लेवल पे जाके रोक सकते हो ना रोक लो, ये मेरी कोशिश है। साफ सी बात है, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हो, चाहे वो कोई टेक्निकल टॉपिक रिलेटेड हो, या चाहे वो अदर देन टॉपिक इस तरह की जनरल बातें हो। ठीक है ना, तो हमें वो कहते हैं ना फौजी होता है ना फौजी, वो वाला फौजी नहीं कह रहा मैं, परेशान नाराज नहीं हो जाना, फौजी मतलब जो बेचारा बॉर्डर पे खड़ा होता है फौजी, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो गलती नहीं कर सकता, वो गलती करेगा तो गोली खा जाएगा, खुद भी मरेगा, दूसरों को ही मरवाएगा। तो गलती नहीं कर सकता, वो अलर्ट रहता है। तो हमारी भी पोजीशन ऐसी है कि हम जब पेपर में बैठे हों तो हम बिल्कुल अलर्ट हों कि हमने 6 महीने की मेहनत है, हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत है, हमने 6 महीने जिंदगी के दिए हैं, मुश्किल हालात में, फर्म के टॉर्चर में, फर्म की आर्टिकलशिप में, ये प्रैक्टिकल हालात में, इन्फ्लेशन के मसले मसाइल में, इकोनॉमी के मसले मसाइल में, फैमिली के प्रेशर में, ठीक है ना, पीयर प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में, इन सारे हालात के वजह मैं पेपर में जा रहा हूँ, अब मैं वहां गलती नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? ये अटेम्प्ट बड़ी गोल्डन है तुम्हारी, ठीक है ना। इस अटेम्प्ट के पीछे बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है, ठीक है ना। तो पेपर डे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, आगे चलते हैं बस यार।